अंटार्कटिका साउथ पोल्स का घर, पेंगुइन्स का घर और 5,000 लोगों का पर गर्मियों के टाइम में, और 1,000 से कम लोग यहाँ पर डार्क विंटर्स में भी रहते हैं। कोई भी इस कॉन्टिनेंट में परमानेंटली नहीं रहता, तो अंटार्कटिका को ओन कौन करता है? नेशनल बॉर्डर्स से बाहर की चीजें जैसे मून, सी फ्लोर, एक्चुअली पूरा स्पेस मैनकाइंड का कॉमन हेरिटेज है। ये हम में से किसी का नहीं है और हम सभी का है, जिसे फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रीशियस रखा गया है। लेकिन शायद ये कहना थोड़ा इगोसेंट्रिक होगा कि पूरा यूनिवर्स हमारा है, और शायद किसी के पास इसके बारे में कहने के लिए कुछ होगा भी स्टोरी फिर कभी, लेकिन फिर भी वेल डन ह्यूमैनिटी एक्सेप्ट इसके कि ये कभी इतना सिंपल नहीं होता। अंटार्कटिका का पेपर वर्क ये कहता है कि ये कॉमन हेरिटेज है मैनकाइंड का, पर अगर ये इतना सिंपल होता तो वीडियो क्यों बनाई जाती? 1800s में यहाँ एक्सप्लोरर्स ने आना शुरू करा, अपने फ्लैग्स लगाने और क्लेम्स लेने शुरू कर दिए। लेकिन ये क्लेम्स थोड़े खोखले थे, क्योंकि सिविलाइजेशन टेक ट्री के हिसाब से अंटार्कटिका कोलोनाइजेबल नहीं थी। फिर भी मोनोपोली की तरह ऑप्टिमल कॉलोनियल स्ट्रेटेजी ये कहती है कि आप जिस भी चीज पर पहुंचे उस पर क्लेम करें। अर्ली 1900s में ब्रिटेन ने पूरे अंटार्कटिका को क्लेम करने का प्लान बनाया, लेकिन फिर अपने एम्बिशंस को केवल उन कोस्टल पार्ट्स तक सीमित कर लिया जिन्हें उसने साउथ पोल पर एक्सप्लोर करा था। फ्रांस ने भी कोस्टल पार्ट्स को क्लेम करा, उसके बाद नॉर्वे, और उसके बाद नाजीज ने भी क्लेम किए पार्ट्स। मिड सेंचुरी में अर्जेंटीना और चाइल्ड ने भी क्लेम करे कुछ स्लाइसेस जो ओवरलैपिंग थे ब्रिटेन के साथ, क्योंकि उन्हें लगा वो उस समय अपने एरिया की देखभाल करने में बहुत बिजी थे। इससे अंटार्कटिका एक मेस बन गया ऑफ कॉम्पैटिंग क्लेम्स, वो भी एक बैड टाइम पे जब बहुत से टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स चल रहे थे। और चीजों को और भी कॉम्प्लिकेट करने के लिए सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स ने खुद को ही राइट्स दे दिए यहाँ पर क्लेम लेने के लिए, अभी नहीं तो बाद में। 1959 में क्वाइट रिमार्केबली यूएस और यूएसएसआर ने एक ट्रीटी बनाई 10 और कंट्रीज के साथ टेंशंस को कम करने के लिए। इस ट्रीटी में यह था कि अंटार्कटिका में कोई भी मिलिट्री एक्टिविटीज नहीं होगी, कोई भी माइनिंग नहीं होगी और कोई भी न्यूक्लियर टेस्टिंग, और कॉन्टिनेंट को सिर्फ साइंस और नेचर के लिए रखा गया। वैसे क्योंकि एक नेचर प्रिजर्व है तो गार्बेज के बारे में एक रूल भी है, लिविंग नथिंग बिहाइंड। ट्रेवल करो यहाँ पर समर्स में और तुम्हें पता चलेगी यहाँ की गार्बेज कंडीशन। ये तो सही है, फिर कोई भी मिलिट्री एक्टिविटी, कोई माइनिंग, कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोडिंग नहीं, तो फिर दिक्कत क्या है ये कॉमन हेरिटेज वाली लाइन में? खैर रियलिटी में किसी ने भी अंटार्कटिका पर से अपने क्लेम्स नहीं हटाए, और सभी से साइन कराने का एकमात्र तरीका था इस चीज को ऐड करना, जो इस इशू के बारे में बेसिकली ये बोलता है कि सारी कंट्रीज ऐसे एक्ट करेंगी जैसे कि अंटार्कटिका कॉमन हेरिटेज है मैनकाइंड का, और जैसे कि उनका कोई भी क्लेम नहीं है। यहाँ गौर करने वाला वर्ड है जैसे कि। यही रीजन है अंटार्कटिका के मैप्स पर अक्सर क्लेम वेजेस देखने को मिलते हैं। ये ब्लैंक स्पॉट है लार्जेस्ट अनक्लेम्ड टेरिटरी अर्थ पे। वैसे फ्यूचर में कोई ना कोई इसे भी क्लेम कर ही लेगा। आज के टाइम पे कंट्रीज के पास अच्छा टेक भी है अंटार्कटिका में अपने बेसिस बनाने के लिए, और कंट्रीज अपने बेसिस अंटार्कटिका में अपने क्लेम्ड एरियाज में ही बना रही है, जिससे इस क्वेश्चन का कोई क्लियर आंसर नहीं मिलता है। ट्रीटी के हिसाब से अंटार्कटिका बिलोंग्स टू एवरीवन, पर ट्रीटी में खुद इंटेंशनल होल है कि अंटार्कटिका एग्जिस्ट करती है क्वांटम स्टेट में, जहां क्लेम्स रियल भी है और अनरियल भी। कुछ कंट्रीज अपने बेसिस बॉर्डर्स के अंदर बना रही है, तो कुछ कंट्रीज बिना क्लेम्स के ही, जैसे कि चाइना, जो अपने बेसिस कॉन्टिनेंट में कहीं भी बना रही है, क्योंकि अंटार्कटिका बिलोंग्स टू एवरीवन। ये क्लेम्स रियली मैटर नहीं करते अंटिल 2040, जब माइनिंग बैन रिव्यू के लिए आएगा। पॉसिबली यहाँ पर बहुत सारा ऑयल मिल सकता है, लेकिन 70% अर्थ का फ्रेश वाटर ज्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स है फ्यूचर के लिए। और अभी के लिए अंटार्कटिका ट्रीटी प्लान्ड है एक कॉन्टिनेंटल नेचर प्रिजर्व और साइंटिफिक रिसर्च के लिए हेवन। आप सभी को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी।